हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सर का नाम है डॉक्टर पीयूष शर्मा। और वर्तमान में जो कल रिजल्ट आया है उसमें सर का सिलेक्शन हुआ है। और सर के सिलेक्शन की एक महत्वपूर्ण बात, जो लोग रिटेन में रैंक में बहुत नीचे हैं उनके मोटिवेशन के लिए मैं सर को लेके आया हूं। पहली बात यह है कि सर का रिटर्न में जो स्कोर था थोड़ा कम था, रैंक भी थोड़ी नीचे थी, लेकिन फिर भी सर ने अपनी मेहनत से चयन सूची में, सिलेक्शन लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात मेरी नजर में ये है। और जो डिफरेंट टाइप के भ्रम और डाउट्स आयोग के संदर्भ में लोग बातें करके बनाए हुए हैं, उसका खंडन करते हुए मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि सर से आज सुबह मेरी बात हुई है और इनसे बात करते समय इनके खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं देख पा रहा था और एहसास कर पा रहा था कि जो इनकी खुशी थी वो रियल में अपनी मेहनत से प्राप्त करने वाली सफलता की खुशी थी। जब किसी गलत साधन से, गलत तरीके से कोई व्यक्ति खुशी प्राप्त करता है तो इतना प्रफुल्लित नहीं होता है जितना सर प्रफुल्लित थे। तो मैं इस बात का भी खंडन करता हूं कि कोई व्यक्ति रिटन में बहुत कम नंबर पाके या रैंक में नीचे होके जब वो सिलेक्शन लेता है तो किसी गलत तरीके से लेता है, उसमें कोई गलत साधन का उपयोग करता है या किसी अप्रोच का उपयोग करता है। अगर खुल के कहें तो सीधे कह सकते हैं। तो यह बात भी सामने इसलिए नहीं आती है क्योंकि सर दिल्ली से हैं और सर का उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय या एक्सपर्ट से कोई कनेक्शन नहीं है। ये सिर्फ मैं आयोग की पारदर्शिता और आयोग की कार्यशैली को बता रहा हूं कि उसमें डिफरेंट टाइप के जो भ्रम और इस तरह की चीजें समाज में और अभ्यर्थियों के बीच में फैली हुई हैं जिसकी वजह से हम सब सशंकित रहते हैं, उसको दूर करने के लिए मैं सर को लेके आया हूं। सबसे पहले सर का मैं स्वागत करता हूं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की तरफ से। एक महत्वपूर्ण बात और बच रही है जो बताने वाली है कि सर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और वहीं से चैनल से ही सर से हमारी बात हुई और सर से मैंने कहा कि आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान में अब आप हम लोगों के असिस्टेंट प्रोफेसर के ग्रुप में शामिल हो गए हैं। आपका व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की तरफ से स्वागत है। तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा डॉक्टर विनीत तिवारी सर का कि जिस दिन से रिटर्न का रिजल्ट आया है या जिस दिन से आप मान के चलिए मैंने ये एग्ज़ाम दिया था 13 नवंबर 2021 की बात है। तब से आपको एक बात बताऊंगा, एक थोड़ी सी उम्मीद आई थी। जब हम घर पे आके कैलकुलेट करते हैं तो एक उम्मीद जागती है पहले दिन कि शायद इस बार कोई चांस है। तो बट मुझे लग रहा था पेपर काफी आसान है। जो जोलॉजी के कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने दिया है उनको लग रहा था कि बहुत ज्यादा कट ऑफ जाने वाली है। बट फरवरी के महीने में 2022 में जब रिजल्ट आया तो टोटल जो चयन हुआ था, शॉर्टलिस्ट हुए थे इंटरव्यू के, वो 323 कैंडिडेट थे और मेरा जो रिजल्ट में नाम था वो 51 नंबर पे था। तो टोटल सीट्स कहीं ना कहीं 39 थी और नंबर मेरा 51 था। तो एक डाउट था कि इतना जो गैप है इसको मैं क्रॉस कैसे करूंगा। और वो इंटरव्यू में अगर मैं 30 में से 27 भी लाऊं, मेरे से आगे 12 कैंडिडेट्स मेरे सेम स्कोर पे ही चल रहे हैं, उनको बीट करने का मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। तब मैंने सर की वीडियोस देखनी शुरू करी। और पहली बात जो मैं विनीत सर की बताऊंगा, विनीत सर का जो बोलने का स्टाइल है और इनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो बहुत ही कमाल का है। क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इंटरव्यू से पहले टेंशन होती है। सर को आप देखोगे, सर का आप ऑरा देखोगे बोलते वक्त, तो बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच दिखती है जो इंटरव्यू में चाहिए हम लोगों को। इंटरव्यू में बहुत पॉजिटिव दिखाना चाहिए अपने आप को, टेंशन ना दिखाओ। सर का एकदम आप स्माइलिंग चेहरा देख सकते हो, एकदम लगता है कि सर टेंशन में नहीं है, एकदम काम रिलैक्स तरीके से सर बोलते हैं, जिससे मैं बहुत इंप्रेस हुआ। इसलिए मैं सर की सारी वीडियोस देखने लगा, मुझे अच्छा लगने लगा। सर ने एक अपनी एक सैलरी वाली दिखाई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी कितनी मिलती है, उससे मेरा बड़ा ही क्रेज आने लगा कि इतनी सैलरी मिलेगी फर्स्ट ईयर के बाद, सेकंड ईयर के बाद। तो ये एक मोटिवेशन, सर ने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई है। आखिरकार हम सभी लोग कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चीजों को देख रहे हैं, स्टेबिलिटी को देख रहे हैं, बहुत ही मतलब वो जरूरी है। तो सर बहुत ही बढ़िया आपने वीडियोस बनाई। इंटरव्यू क्रैक करना, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखाना, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा था। हमें हम्बल रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल शो नहीं करना है एक्सपर्ट्स के सामने। वो बहुत सीनियर्स हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं वो लोग। तो वो चीज का मैंने बहुत ध्यान रखा। एक सर ने वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, सर ने बताया था उनके एक्सप्रेशंस बदलते हैं। जब आप आंसर्स दोगे तो वो ऐसे 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 करना शुरू करते हैं। आपको उस टाइम पर अपने एक्सप्रेशन चेंज नहीं होने देने। आपको ये नहीं दिखाना कि आपको नहीं आता है, आपने गलत दे दिया है। आपको चेहरे पर, आप सर को देखिए, बिल्कुल वैसी एक स्माइल रखनी है और अपनी बात को
प्रूफ करना है कि हर हमें इतना आता है मैम, हमने इतना पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बता रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है और बेस्ट सोचना है कि वो जो 15 मिनट है, मैं ये सोच के अंदर गया था अपनी जिंदगी के जो 15 मिनट है मेरे, जितना भी मैंने सीखा है आज वो मैं दिखा के ही रहूंगा, शायद इसके बाद मौका मिले या ना मिले, आज मेरी जिंदगी के बेस्ट वो 15 मिनट होंगे जो मैं कभी भी पढ़ा सकता हूँ या दिखा सकता हूँ। तो ये अप्रोच सभी को लेके आगे बढ़ना है, तो आई थिंक इंटरव्यू क्रैक हो जाता है उसके बाद, जो मेरे जी साथ जी, हो गया है। बहुत सही सर ने कहा कि लाइफ का 15 मिनट है, वही आपको डुबाता है और वही आपको उबारता है। और सर की इस बात से मैं एक बात सीख रहा हूँ कि उस 15 मिनट में ही ये सब कुछ कर गुजरना है। और जब घबराहट होने लगे तो एक चीज आप सोच सकते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, आप तो एकदम फाड़ देना है। ये वाली थिंकिंग जब लेके आप फील करेंगे ना, आपने देखा होगा, आपने फिल्में देखी होगी, बॉर्डर पे जब लड़ाई चलती है, फिल्मों में मैं बात कर रहा हूँ, भारत पाकिस्तान की जब लड़ाई चलती है, तो अपने अंदर उत्साह लाने के लिए जब घबराहट होने लगती है कि मेरे साथी पीछे मारे जा रहे हैं, और घबराहट आने लगती है, तो लोग वंदे मातरम, भारत माता की जय, इस तरीके की शब्दों को बोलते हैं और उससे थोड़ा सा एक्साइटमेंट और उत्साह आता है। और वो जो एनर्जी होती है वही आपको इंटरव्यू के टाइम पर, वहां पे कोई सरहद नहीं है। मैं एक उदाहरण देके बता रहा हूं कि आप इस तरीके की फीलिंग की नहीं, मैंने जो पढ़ा है, अगर मेरे अंदर काबिलियत है तो उसे मुझे दिखाना है और बोर्ड के सामने स्पष्ट करना है। सर आपसे अगला क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूंगा कि आपका इंटरव्यू किस दिन था और वहां पे क्या कार्य प्रणाली इस समय पे चल रही है, और इंटरव्यू रूम में जब आप इंटर हुए उसके बाद वहां क्या क्या घटित हुआ, और मेरे वीडियोस का उसमें क्या असर आपको मिला कि जिसकी वजह से आपको कुछ फायदा हुआ। बिल्कुल सर, मैं आपको एकदम विस्तार से बताता हूँ। मेरा जो इंटरव्यू था वो सेकंड लास्ट डे आप माने, आखिरी दिन से एक दिन पहले मेरा इंटरव्यू हुआ है, 28 अप्रैल के दिन। जी जो हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है उसमें 9 बजे का टाइम लिखा होता है। मैं आई थिंक 8:50 पे पहुंच गया था, एकदम सुबह-सुबह, गेट नहीं खुले थे तब। सारे के सारे जो कैंडिडेट्स थे वो बाहर ही खड़े थे, काफ़ी धूप थी, सब लोग धूप में पसीना आ रहा था। उसके बाद एंट्री पे जो गार्ड है उसने सबके मोबाइल कलेक्ट करे, सबको अंदर बिठाया कि आप लोग बैठिए, वेट करिए। उसके एकदम बाद सबको 2-2 एक लिस्ट मिली 2 फॉर्म की, उसमें सबको सिग्नेचर करने थे, क्या वो इंटरव्यू के लिए आज सब उपस्थित हैं। हमने दोनों उस पे साइन किया। मेरा लिस्ट में 27वां नंबर था, सीरियल नंबर 27 था। तो मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू बहुत लेट होने वाला है क्योंकि 50 लोगों को बुलाया गया था, मेरा नंबर 27वां था। बट 15-20 मिनट बाद एक अंदर से कोई आए, उन्होंने बोला आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। तो मुझे पहले लगा कि मेरा तो 27वां नंबर है। 4 लोगों को एक साथ बुलाया था, एक मैं था और 4 लोगों को नाम से बुलाया था। हम लोग अंदर गए, आयोग के ऊपर पहले किए, उनको कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी किया कि कोई भी अंक ऊपर नीचे नहीं। पीएचडी के सर्टिफिकेट चेक हुए, करेक्टर सर्टिफिकेट, और आपको हर पेपर अटेस्ट करना होता है, सेल्फ अटेस्ट। मैंने क्या किया था, हर डॉक्यूमेंट का आखिरी आखिरी किया था, तो उन्होंने मुझे बोला आप सारे करो। तो जिनका भी नहीं हुआ है, आपको हर एक पेज, आप जो भी फोटो कॉपी सबमिट करोगे, सब पर ही आपके सिग्नेचर होने चाहिए। जी तो ये बिल्कुल। आप ध्यान रखिएगा। और सारे उन्होंने देखने के बाद ओरिजिनल फोटोकॉपी के 2 सेट बनाए, 2 फाइल बनाई आयोग की। दोनों फाइलों में एक एक सेट लगाया उन्होंने फोटोकॉपीज का। जब उन्होंने सेटिस्फाइड हो गए, उन्होंने मुझे फीस सबमिट करने के लिए बोला। बराबर में एक मैम बैठी थी कि आप फीस सबमिट करिए और रिसिप्ट लेके जाइए। मैंने फीस दी, रिसिप्ट ली, उसके बाद मुझे बोला आप नीचे वेट करिए। नीचे जब मैं गया तब आई थिंक 11 बजने में 10 मिनट बाकी थे और सारे लोग बहुत चिंतित थे, जितने लोग वहां बैठे हुए थे बहुत चिंतित थे। एक सज्जन तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड या बोलो एंजाइटी में थे, उनकी बहुत हालत खराब थी। उनको देख के बाकी लोगों को भी डर लगने लगा कि अचानक क्या होने वाला है, ऐसा क्या होगा। अचानक बोर्ड रूम में कुछ प्रोफेसर्स गए, आई थिंक वो कमीशन से भी आए थे, एक्सपर्ट्स भी थे, और धीरे धीरे एक एक करके बुलाना शुरू किया। तो जुआलॉजी में आई थिंक मैं चौथे नंबर पे था, मेरे से पहले 3 लोग और थे जिनके इंटरव्यू हुए, मुझे चौथे नंबर पे बुलाया गया। अब जब मैं इंटरव्यू में जाने वाला था, मैं विनीत सर के वीडियोस को अब याद करने लगा कि अब मेरा 15 मिनट शुरू होने वाले हैं कुछ ही देर में, तो मुझे क्या करना है। मेरे दिमाग में था कहीं ना कहीं सर ने वीडियोस में बताया था कि एक कमीशन से आते हैं, हायर कमीशन से एक आएंगे, जिनके पास हमारी फाइल होती है, जिनको सब पता होता है बट वो बताते कुछ भी नहीं है। उनके पास फाइल होगी और अंदर 3 से 4 एक्सपर्ट बैठे होते हैं। मेरे केस में 3 एक्सपर्ट थे। वो कहाँ से थे मुझे भी अभी अच्छे से नहीं पता, वो कहाँ से आए थे। प्लस एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारी धारणा है कि यूपी में फेक होता है और इस तरह से होता है, अनफेयर होता है। मेरे मन में भी ऐसा कुछ था कि शायद मेरा नहीं होगा,
क्योंकि उत्तर प्रदेश की आप जानते हैं थोड़ी इमेज इंडिया के अंदर थोड़ी सी वैसी मानी जाती है। तो मैं अंदर गया, उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला कि आप कुछ भी नहीं बताएंगे जब तक हम नहीं बोलेंगे। आप नाम नहीं बोलेंगे, सर नेम नहीं बोलेंगे, फर्स्ट नेम नहीं बोलेंगे, कॉलेज का नाम नहीं बताएंगे, हमें वो नहीं जानना। ठीक है, ये मुझे चेयरपर्सन ने बताया था जो कमीशन के थे, वो सबसे पहले बैठे थे। एक्सपर्ट सोफे के अंदर 3 बैठे थे, जिसमें एक मेल प्रोफेसर थे, 2 मेल थे, एक फीमेल प्रोफेसर थी। तो अचानक मैं अपना नाम बोलने ही वाला था, उन्होंने मुझे रोक दिया था कि नाम नहीं सुनना, हमें कुछ भी नहीं सुनना, आप कौन सी कास्ट के हो, कहाँ से पढ़ के आए हो, कौन से शहर के हो, हमें नहीं जानना। और जो स्लिप अंदर गई थी उस पे सिर्फ मेरी फोटो थी, मेरा नाम नहीं था, कुछ भी नहीं था। और बाहर जो गार्ड था उसने भी फोटो दिखा के अंदर भेजा था, जिसकी फोटो है वो अंदर जाएगी, हमें नाम नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो मुझे लगा कि हाँ, इस बार कुछ फेयर है, मेरे ऐसा मुझे लगने लगा, शायद फेयर है। ये ब्लाइंडिंग है, एक तरह की ब्लाइंडिंग कर रखी है, किसी को नहीं पता कौन क्या है। अंदर जाते ही उन्होंने मेरे मार्क्स पहले बताने शुरू करे। एक मार्क्स बोले बस कि आपके 10th में इतने, 12th में इतने। मैंने कहा हाँ जी सर, बिल्कुल करेक्ट बताया आपने। उन्होंने बोला आपकी पीएचडी हो गई है। मैंने कहा हाँ सर, मेरी पीएचडी हो गई। उन्होंने बोला बहुत जल्दी हो गई है, जो कमीशन से आए थे आपने जल्दी कर ली। तो मैंने कहा हाँ सर, बस कर ली है। फिर उन्होंने मुझे एक्सपर्ट के लिए बोलना शुरू किया कि एक्सपर्ट्स अपने क्वेश्चन स्टार्ट करिए। तो पहले के कुछ 4-5 क्वेश्चन मेरे पीएचडी से थे, मैं उनके बहुत क्विक आंसर दे रहा था। तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है, अब हम सब्जेक्ट के पूछेंगे, पीएचडी आपकी क्लियर है। सब्जेक्ट के मैंने आंसर दिए तो उनके एक्सप्रेशन थोड़े से मुझे अजीब लगे। तो मुझे लगा कि मैं गलत तो नहीं दे रहा, बट मैंने अपने चेहरे से स्माइल नहीं हटाई कि मैं जो दे रहा हूँ मैं सही दे रहा हूँ। कुछ ही देर बाद जो जूलॉजी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कि मैं अप्लाइड जूलॉजी को जेनेटिक्स के आंसर दे रहा था, मॉल बायो के, उन्होंने बोला जूलॉजी पढ़ाकर दिखाओ। हमें अप्लाइड नहीं, हमें बेसिक जूलॉजी देखनी है, आपको आती है कि नहीं आती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एलाइड सब्जेक्ट के भी होते हैं, जो जूलॉजी के नहीं होते, बायोटेक के होते हैं, बायोकेमिस्ट्री के होते हैं। उन्होंने मुझे बोर्ड पे भेजा, बोला आप पढ़ा के दिखाइए जूलॉजी। और याद में रखिए, जरूरी नहीं है वो बच्चे बहुत अच्छे जगह से आए हो, वो कहीं भी हो सकते हैं, गांव के, कस्बे के, उनके लेवल से आप पढ़ाइएगा कि एक बिल्कुल बेसिक बच्चे को समझ में आए। तो मैंने बिल्कुल, आप मान के चलिए, ग्राउंड से स्टार्ट किया था। जैसे पहली बार किसी किसी बच्चे को जूलॉजी समझाई जाती है, जूलॉजी का मतलब क्या है। बट मैंने देखा वो मुझे खत्म नहीं करने दे रहे थे। एक लाइन खत्म करी, दूसरा क्वेश्चन आता था, उसका आंसर नहीं देता, तीसरा क्वेश्चन। अब या वो मेरा पेशेंस चेक कर रहे हैं या कैसे चेक कर रहे हैं, वो उनका स्टाइल है। और उनके एक्सप्रेशन हमेशा ऐसे रहेंगे कि आप गलत ही हो, ठीक है, नहीं आता आपको, ये आप क्या बोल रहे हो, ऐसे ही होता है ये। तो मैंने वो किसी बहुत वीडियो में ज्यादा, सर मैंने किसी वीडियो में एक्सप्रेशन देके भी बताया था कि वो लोग इस तरीके से बिल्कुल आपको सर, डिमोरलाइज करने का प्रयास करते हैं। वही एक्सप्रेशन सर उनका था उस दिन, जो आपने बनाया था ना उस वीडियो जी जी में, जी। वही। और मुझे उस टाइम पे मुझे वो देख के खुशी भी हो रही थी। सर ने जो बताया एग्जैक्टली उनका वही एक्सप्रेशन है। मैं इसलिए नहीं घबराया, जी क्योंकि आपने बताया था कि घबराना नहीं है, उनका स्टाइल है चेक करने का कि आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं है खुद। तो 15 से 20 मिनट उन्होंने जोलॉजी मेरे से पढ़ी, जोलॉजी के अंदर काफी क्वेश्चंस पूछे। फिर मैंने बताना चाहा कुछ, तो उन्होंने बोला बस। मैंने कहा मैम एक चीज और कह रहे, बस हमें जो चेक करना था हमने कर लिया, अब आप जा सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, एक चीज और, जब मैं पढ़ा रहा था उन्होंने मेरे से पूछा कि आप किसी सरकारी कॉलेज में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हो। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी मैं पोस्ट डॉक्टरल साइंटिस्ट हूँ, बट हाँ मैं कुछ कोचिंग्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो उन्होंने बोला वो दिख रहा है, कमीशन वाले सर ने, क्यों दिख रहा है पढ़ाते वक्त। तो उससे मुझे एक थोड़ी सी उम्मीद जागी कि शायद अगर कमीशन सर मार्किंग करेंगे तो मुझे लगता है मैं कुछ हाईएस्ट के करीब आ जाऊं, 27-26 के करीब आ जाऊं, जो कि मुझे चाहिए थे। अगर मैं 27 शायद स्कोर ना करता तो मैं वेटिंग में चला जाता, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि मुझे, मेरे से 14 जो कैंडिडेट्स हैं, मुझे जो लगता है जिनसे मैंने बात करी है, वो सेम मार्क्स पे ही हैं। 153 पर बहुत सारे लोग थे, 27 जो लेके आएगा इनमें, वही मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाएगा। और एक चीज और सर बताना चाहूंगा आपको, मैं गैप बता रहा हूँ। जिस बच्चे के आई थिंक 158 है, जिस कैंडिडेट के, उसकी 22 रैंक है, और मेरे 153 पे 51 रैंक है। तो आप गैप देख लीजिए, 4 मार्क्स पे कितना जंप जा रहा है लिस्ट के अंदर। बिल्कुल तो बिल्कुल। गैप, एक ही मार्क्स में काफी बच्चे हैं, गैप बहुत कम है। बट इंटरव्यू की बहुत वेटेज है, आप इंटरव्यू को बहुत सीरियसली लेना है। इंटरव्यू से बहुत लोग आगे पीछे हो जाते हैं। और सर ने बताया था, बिल्कुल मैंने फॉलो किया, और आप करिए। मतलब आपको जो भी लगता है, मुझे सर पसंद आए, मैंने बहुत वीडियोस देख रहा था, सर की पर्सनैलिटी बोलिए, सर के बोलने का स्टाइल क्या, सर ने जो कंटेंट बनाया वो बहुत ही अच्छा था। शायद मैंने इसलिए सर की सारी वीडियोस देखता हूँ, अब भी देखता हूँ मैं। सर ने अभी एक ज्वाइनिंग के बाद का प्रोसेस बनाया था, मैं वो देखना शुरू कर रहा हूँ। सर ने अभी एक एसोसिएट प्रोफेसर का बताया था कि 11 साल में एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं और 2,81,000 सैलरी हो जाती है। तो मुझे और देखकर वीडियो और अच्छा लगने लगा कि चलो
और अच्छा ही होने वाला है इस फील्ड में। तो सर बहुत बढ़िया सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेन मतलब ये है कि अभी तो जरूरी नहीं है कि आपको कितने नंबर मिले हैं, लेकिन हाईएस्ट नंबर आपको मिले हैं। आपसे लोगों को मतलब मैं कहता हूं कि 27 नहीं भी मिले होंगे, तो इस इतना नंबर आपको मिले तभी आप लोगों को पछाड़ सके। ये अनुमान है कि हाँ, हाईएस्ट चूंकि 27 मिलते हैं इसलिए 27 मिल सकते हैं, ये अनुमान है। लास्ट में मैं आपसे एक बात और पूछूंगा कि आप ये हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने जो इंटरव्यू देने, कोई भी व्यक्ति होता है जब वो इंटरव्यू देता है तो उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये तो मेरा बड़ा अच्छा था, लेकिन ये यहाँ पे कमी रह गई मेरे से। तो हर बार होता है, कोई भी परीक्षा हम लोग दें, कोई भी इंटरव्यू दें, एक कमी का एहसास हो जाता है। आपने अपने इंटरव्यू देने के बाद वो जो कमियां फील की कि यहाँ कमी रह गई, वो बता दीजिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कमी ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सर आपने किया, और आई थिंक सबसे वैलिड क्वेश्चन यही है। जब इंटरव्यू रूम से कोई बाहर निकलता है उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं कि ये आंसर दे सकता था, ऐसे बोल सकता था, और वो बहुत टेंशन देती है उसे, रात भर सोने भी नहीं देती कभी सोने कभी। भी नहीं देती, सही बात है। इस बात की वजह से कहीं मेरा सिलेक्शन ना रुक जाए। जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकारी नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त इंडिया के अंदर। तो मुझे जो पर्सनली ऐसा लगा कि जब मैं आंसर दे रहा था कहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं दिखा उन्हें, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है अगर मैं किसी का इंटरव्यू लूं और मुझे वो ओवर कॉन्फिडेंट लगे तो मुझे थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है। तो मैं अपने आप को बस ये देख रहा था कि ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं दिख गया जिसकी वजह से उन्हें लगे कि नहीं कुछ ज्यादा ही आता है इस कैंडिडेट को। तो वो साइकोलॉजिकल गेम है, एक माइंड गेम है, एक साइकोलॉजिकल गेम है। इंटरव्यूअर वो भी देख रहे होते हैं कि इसका एटीट्यूड कैसा है, अप्रोच कैसी है इस इंसान की। तो एक मुझे इस बात की बहुत टेंशन थी कि मेरे अंदर ईगो या एटीट्यूड ना दिख गया हो, जो एक्चुअल में शो नहीं करता। मैं बिल्कुल हम्बल, मैं बहुत ही अच्छे से ग्रीट कर रहा था, बट कभी कभी मुझे इस बात का एक एक टेंशन या डर लगा रहता है। दूसरा, जब मैं जुआलॉजी पढ़ा रहा था तो क्या होता है जब आप बहुत टेंशन या स्ट्रेस में होते हो, सभी लोग होते हैं, एड्रेनलिन लेवल अगर बायो के बच्चे हैं बहुत हाई रहता है उस टाइम पे, तो चीजें रिकॉल करने में ना टाइम लग रहा होता है। कोई क्वेश्चन आया तो 1 मिनट मैम, 1 सेकेंड, तो वो पूछते हैं क्या हुआ, याद नहीं आ रहा, तो वो और उस टाइम पे ऐसे बोलते हैं। तो उस टाइम पर आपको ऐसा लगता है कि उनको ऐसा तो नहीं लगा कि हमें आता नहीं है, कहीं उनको ऐसा तो नहीं लगा कि हम गैस मार रहे हैं। तो ये चीजें बाहर आके बहुत तंग करती हैं, उन्होंने क्या सोचा हमारे बारे में कि हमें आता है कि नहीं आता। सही बात तो है। उससे घबराना नहीं है, आप जितना अपने आप को रिलैक्स रखेंगे ना उतना चीजें याद आएंगी, और जितना डरेंगे बाहर बैठ के रूम के उतनी चीजें खराब होती हैं जब इंटरव्यू चल रहा होता है। सही तो कह रहे हैं। रिलैक्स रखना। और सर आप बिल्कुल, मैं तो आपको बोलूंगा कि आप सर को देख रहे हो तो मैंने सर को ही देखा था, कूल, आपको बस इस तरीके से प्रेजेंट करना है, एकदम शांत, सकारात्मक सोच। नेगेटिविटी बहुत होती है बाहर कि नहीं होगा, जनरल का तो बिल्कुल नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता जनरल कैंडिडेट का। मैं भी डरता था कि जनरल लोगों को शायद नहीं मिलती सरकारी नौकरी, ऐसा बोलते हैं लोग कि बहुत मुश्किल है इंडिया के अंदर। बट फिर भी आप पॉजिटिव लोगों को देखिए, जिन लोगों से आपको एनर्जी मिल रही है, पॉजिटिव वाइब मिल रही है, आप उनको ही देखना शुरू कर दीजिए। इसलिए मैं लास्ट के दिनों में सर की वीडियो देख रहा था कि अब जो होगा देखा जाएगा, मैं पॉजिटिव रहूंगा, उसके बाद सही बात। भगवान के हाथ में। सही कह रहे हैं सर। कुल मिला के आपने ये कहा कि प्रभाव कितना मैं पढ़ा बोर्ड पर, बोर्ड को कितना मैं इम्प्रेस कर पाया, इस बात का पूरा कैलकुलेशन वहां से निकलने के बाद चलता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हर किसी के साथ होता है, क्योंकि अगर मन है तो मन में बातें आएंगी, विचार आएगा। एक बात आती है, दूसरी उसको काटती है, तीसरी आती है, चौथी उसको काटती है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। कुल मिला के बात ये है कि आपको वहां पे कैसे भी करके मैनेज करना है कि आप प्रभाव डाल के आए। और हमारी शुभकामनाएं सबके साथ हैं कि भाई हम तो चाहते हैं सबका सिलेक्शन हो जाए और सब खुश रहें। सर आए आप, आपने टाइम दिया और आप चैनल से जुड़ गए हैं। निवेदन करूंगा आपसे कि आने वाले टाइम में आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गए हैं, चैनल पे आते रहिएगा। और जो नेक्स्ट वैकेंसी में हमारे सारे साथी लोग आएंगे उनके लिए कोई स्ट्रेटेजी या इस तरीके की चीजें, अगर बुक्स वगैरह पूछे हैं, मैं कई बार अपने चैनल पे देखता हूँ कमेंट्स में बड़ा परेशान से बच्चे हमारे दिखते हैं, साथी हमारे। ऐसी स्थिति में हम लोग भी हुआ करते थे कभी। आज है कि बिल्कुल चलो सर। ठीक है, लेकिन जब तक हो नहीं जाती है चीजें तब तक बड़ी दिक्कत होती है। और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, आपने भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़ते हैं, कि लगता है कि देखो इतना भोले भाले मन को, हमको ये भी लगता है कि चलो यार अब क्या है, उत्तर देते हैं उन लोगों को। तो इसी तरीके से ये जो छोटे छोटे कहेंगे कि इमेच्योर एज की जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए। तो आपको मैं फिर बुलाऊंगा सर, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल सर। आप आए, सभी व्यूअर्स और मेरी तरफ से थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।